नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर सियासत में बिजली दौड़ रही है। भाषाएं अपने निम्नतम स्तर पर हैं, जो नारे हैं वो उनसे भी निम्नतम स्तर पर हैं। लेकिन बिजली कितनी है उत्तर प्रदेश में, इस पर लेकर कोई ठोस बहस अभी तक नहीं हुई। तो हमने इंटरनेट पर जाकर कुछ सर्च किया तो वहाँ से पता चला कि कोई वसुधा फाउंडेशन है जिसकी एक रिपोर्ट है वहाँ पर, जो बताती है कि 31 अगस्त 2013 तक भारत के 5,91,732 गाँवों में से 5,60,552 गाँवों में बिजली पहुंचा दी गई है। यानी 94.4% गाँवों में अगस्त 2013 में बिजली पहुंचा दी गई थी। अब पीसी मैथानी साहब हैं, ये एक आईएएस अफसर हैं। इन्होंने सेज पब्लिकेशन से किताब लिखी है, अचीविंग यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस इन इंडिया। इस किताब को पढ़ते समय एक और वसुधा फाउंडेशन से आगे की जानकारी मिलती है, लेकिन मिलती जुलती है। पीसी मैथानी साहब लिखते हैं कि 31 जनवरी 2014 तक भारत में 8 ऐसे राज्य थे जहां 100% बिजली पहुंच गई थी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, गोवा, हरियाणा, केरल इनमें से आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश में 88.9% गाँवों में बिजली पहुंची थी। बिहार में 90% से 94% से ज़्यादा, गुजरात में 98% से ज़्यादा। 31 जनवरी 2014, ये तब इस योजना का नाम था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जिसे बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना इसका नाम कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में 97,700 के कुछ करीब गांव हैं, जिनमें से ये वसुधा फाउंडेशन की इंटरनेट पर रिपोर्ट है कि 31 अगस्त 2013 तक 87,086 गाँवों में बिजली पहुंच गई थी। प्रतिशत में 88.9%। और यही प्रतिशत वो मैथानी साहब भी कहते हैं कि 31 जनवरी 2014 तक 88.9% गाँवों में उत्तर प्रदेश के बिजली पहुंच गई थी। 97,000 गाँवों में से 87,000 गाँवों में बिजली पहुंची थी। अब एक बयान मिलता है पीयूष गोयल, जो ऊर्जा मंत्री है केंद्र के, कि 2014 से 16 के बीच में इन्होंने 1364 उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली पहुंचाई है। 2012 से 14 के बीच इनका आरोप है कि सिर्फ 3 गांवों में बिजली पहुंची है। अब आप देखिए कि 2013 तक उत्तर प्रदेश के 87,086 गाँवों में बिजली पहुँच गई थी। इसका जिक्र बिजली मंत्री पीयूष गोयल नहीं करते, लेकिन ये बताते हैं कि 3 गाँवों में बिजली नहीं पहुँची। अब एक केंद्र सरकार की वेबसाइट है जहां हम गए, उसका नाम है garv.gov.in, garv.gov.in। इसके हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में कुल गांवों की संख्या 97,813 है, जिनमें से सिर्फ 224 गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। ये आंकड़ा बता रहे हैं 2016-17 तक का आंकड़ा बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि 2016-17 के दौरान 159 गाँवों में बिजली पहुँचा दी गई। तो 224 गाँवों में बिजली नहीं पहुंची, 159 गाँवों में बिजली पहुंचा दी गई। 53 गाँवों में आबादी नहीं है, 12 गाँव में और बिजली पहुंचानी बाकी है। garv.gov.in, जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया, इसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, उसके हिसाब से अब हिंदू अखबार ने कुछ 2015 में एक पड़ताल की कि जितनी ऐप के हिसाब से, भारत सरकार के ऐप के हिसाब से यूपी के जिन गाँवों में बिजली पहुंचने का दावा कर दिया गया है, उनमें से बहुत से ऐसे गांव थे जहां बिजली पहले से पहुंच गई थी। बहुत से ऐसे गांवों का भी नाम था जहां बिजली नहीं पहुंची थी, जिसे बाद में करेक्ट किया गया। स्क्रॉल जो .in जो वेबसाइट है, वो 24 अगस्त 2016 को उसकी एक रिपोर्ट है कि जब वो जाकर पड़ताल करती है कि जिन 10,000 गाँवों में बिजली पहुँची है नई, उनमें से 90% गाँवों में बिजली की आपूर्ति नहीं है। तो 3 बातें हैं कि बिजली का पहुँचना, एक गाँव में बिजली पहुँच गई, वो देखना। तो उसके हिसाब से भारत की कामयाबी अब काफ़ी ठीक ठाक है, बल्कि 31 जनवरी 2014 के हिसाब से कई ऐसे राज्य थे जहां 100% बिजली पहुंच गई थी। अब देखना है कि क्या उस गांव के सभी घरों में बिजली पहुंची। अब ये देखना है कि बिजली पहुंची तो क्या बिजली पहुंच रही है। चौथी बात हमें ये देखना है कि उत्तर प्रदेश के लोग या भारत के गरीब इलाकों के लोग क्या बिजली का बिल देने के लिए सक्षम हैं। ये वही बता सकते हैं कि उनके गाँव में बिजली आ रही है या नहीं आ रही है। बहरहाल आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमिताभ बच्चन से कहा है कि जो सदी के महानायक हैं वो गधों का प्रचार ना करें। तो भाषा की शालीनता अखिलेश के भाषण में टूटती है। पहले हम चाहते हैं कि अखिलेश का ये भाषण सुनें, और आप इस बात को ध्यान में रखें कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है
वो अब उसमें मुद्दा समाप्त होते जा रहे हैं और भाषा के स्तर पर जैसे जैसे मतदान के चरण पूरे हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे नेता भाषा के स्तर की सीढ़ियाँ नीचे उतरते चले जा रहे हैं। इससे आप मतदाताओं पर क्या असर पड़ता है, यही बेहतर आप बता सकते हैं। टीवी के स्टूडियो में नैतिकता को लेकर इसकी क्या बहस की जाए, आपको पता है नेताओं के भाषण, अब फिर उसका पुराना इतिहास निकाला जाएगा, उन्होंने ये कहा, हमने ये कहा, सब एक दूसरे से के आधार पर अपने गलत को सही ठहराने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए आज, फिर हम दूसरी बात करेंगे। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए, और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। राजनीति में आक्रामकता जायज़ है, लेकिन क्या शालीनता बिल्कुल जायज़ नहीं है? गधों का प्रचार से क्या मतलब है, ये सोचना चाहिए और इस पर सख्त बहस होनी चाहिए। उसी तरह से इस बात पर भी सख्त बहस होनी चाहिए कि रमज़ान में बिजली आती है तो दिवाली पर भी बिजली आनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्या विकास के मुद्दे कम पड़ गए? क्या नोटबंदी के मुद्दे कम पड़ गए? क्या तमाम उपलब्धियां कम पड़ गईं? क्या लाखों लोगों को दी गई नौकरियों की संख्या कम पड़ गई कि बिजली का भी एक तरह से हिंदू और मुसलमान में बंटवारा हो रहा है? तो ये भाषा आप देखिए, कब्रिस्तान, रमज़ान, दिवाली, होली का जिक्र क्यों आ रहा है बार बार प्रधानमंत्री के भाषण में? क्या वो अपना धीरज और संयम खो रहे हैं, जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने खोया? तो आप प्रधानमंत्री को भी बोलते देखिए और अखिलेश यादव को तो आपने सुना ही, और इस भाषा को सुनते हुए सोचिए कि इससे आपका क्या भला हो रहा है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेताओं के भाषण में मुद्दे कितने हैं और नारे कितने हैं, इस पर आप चर्चा करते रहिए। लेकिन हम आए हैं जंतर मंतर, जहां पर ये गाड़ियां देख रहे हैं आप, ये ओला और उबर नाम की कंपनियां हैं जब देश के कई इलाके में प्राइवेट टैक्सी चलाती हैं। इनके ड्राइवर लोग हड़ताल पर हैं, तो हम उनसे बात करने के लिए यहाँ आए हैं। पर इन गाड़ियों को देखते हुए मैं दो बातें अपनी तरफ से उठाना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में शहर के हर कोने में ऐसी गाड़ियाँ सार्वजनिक स्थलों पर खड़ी रहती हैं, तो इसका पार्किंग और इसकी जो राजस्व का नुकसान है एक तरह से और जाम है, वो कौन देखेगा? दूसरी बात यह है कि इससे जो परिवहन व्यवस्था में बदलाव तो आ रही है, क्रांतिकारी बदलाव है, लेकिन वो बदलाव जिससे बसों के ज़रिए आना था, जिसमें सड़क पर परिवहन के बोझ को कम करना था, वो बदलाव नहीं आया। पर ये मेरी तरफ से टिप्पणी है कि किसकी कहने पे, किसकी इजाज़त से ये गाड़ियाँ जहाँ तहाँ लगी होती हैं। तो हम फिर अब बहस करते हैं। आप कहाँ हैं? आप तो ये सारे लोग 8-9 साल से, आप बनारस से आए हैं? तो क्या चलाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? सर मैं ओला की गाड़ी चला रहा हूँ। ओला की गाड़ी चलाते हैं। तो कहाँ से लोन लेके खरीदे आप? महिंद्रा फाइनेंस से खरीदा। जी सर। अच्छा। और सर आपको सर मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ सर। हाँ। ये देखिए, मैं बनारस में हाँ। प्राइवेट जॉब करता था। अच्छा, कितना कमाते थे? 25,000 रुपये महीने कमाता था। अच्छा, ठीक है। तो ओला ने हमको ये लेटर दिया था, ये आप हाँ। देख लीजिए। हाँ। 1,00,000 1.5 लाख रुपए महीने कमाने के लिए बोला। अच्छा। ये ओला ने, ये देखिए ओला का बना हुआ है। उसमें उबर लिखा हुआ है। आप ओला का नाम? हाँ, उबर ने 1.5 लाख रुपए दोनों महीने कंपनियां एक दूसरे से। हाँ। तो ये हमको 1.5 लाख रुपए महीने कमाने के लिए बोला। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी बीबी के जेवर गिरवी रखे और वो आज भी रखे हुए हैं, मैं छुड़ा नहीं पाया हूँ। ठीक है। गाड़ी चलाया आप? है जी। आप बनारस में मिले थे हमसे? हाँ जी, लोकसभा हाँ, के चुनाव आपसे में? बनारस में मुलाकात आपसे आप हुआ काफी था। गाड़ी चला रहे थे? जी हाँ, बनारस में भी सारनाथ गया था मैं। सारनाथ आपके साथ में गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने गाड़ी खरीद रखी और वहाँ पे चलाई। चलाने के बाद में जब मैं यहाँ पे ये
आज तो अब हमारी क्या हुआ अभी, अब कौन सा पर्ची निकाल रहे अब हैं? पर्ची ये मैं निकाल रहा हूँ, ये हमारा महिंद्रा से फाइनेंस है हमारा। हाँ, और ठीक है। आज ओला उबर की वजह से हमारी 7 किस्तें हमारी बाउंस चल रही हैं। 7 किस्तें चल हाँ, रही हैं। ये खाता नंबर ये सब नोट कर लीजिए आप। नहीं, ये नोट नहीं करेंगे, तो आप ये जरा समझाइए कि आपने कितने % पे ब्याज पे गाड़ी खरीदी 1.5 लाख रुपया महीना कमाने के लालच? 1.5 लाख रुपए महीने कमाने के लिए और इससे लालच पहले दिया। कितने की नौकरी आपने छोड़ी? 25,000 रुपए महीने की नौकरी 25,000 रुपये की नौकरी छोड़ के आप 1.5 लाख रुपया महीना की नौकरी को अभी कितना कमाते हैं? अब सर तो बिल्कुल ही नहीं कमा पा रहे गाड़ी नहीं, की सही वजह सही से। बताइएगा, मैं क्योंकि सर क्या होता है कि हम लोग धारणा से बोलते हैं। बिल्कुल सर, कंपनी के उसका पास सर भी मेरे पास रिकॉर्ड सारे- होता है ना, सारे कंपनी सबूत वालों का है सर। पक्ष नहीं है इसमें। बिल्कुल सर, एक सेकंड, एक सेकंड। मेरे पास आप जो सबूत बोल है। रहे हो वही बोलो, सर मेरे कितना पास कमाते सबूत हो? है, मैं इतना कमा रहा हूँ, 7 किस्त हमारी बाउंस है सर। मैं कितना कमाते हो 1.5 लाख की जगह? 1.5 लाख की जगह में 15-20 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये, 18,000 रुपये महीने निकल पा रहा है। और मैंने और आपकी महीने की किस्त कितने की है? 12,000 रुपये महीने 12,000 रुपये 12,000 रुपये किस्त है हमारी। तो आप किस्त नहीं दे पा रहे नहीं हो। दे पा रहे सर जी। और हमारी बेटी का नाम काट दिया सर जी, ये हमारा बेटी का ये है स्कूल आपकी का। बेटी कहाँ पढ़ती ये है? यहीं पे नोएडा कोड़ा सेक्टर कॉलोनी 55 में, वंदना इनक्लेव में। जी सर। और ये नाम KBS हमारा पब्लिक स्कूल वालों ने नाम काट दिया नाम आपके? काट दिया, उसमें लिख के आया है कि आपने फीस नहीं जमा की, मैं आपकी बेटी का नाम काट रहे हो। वो किताब नहीं जो डायरी रहती है, हाँ। उसमें लिख के दे दिया है। आज मेरी बेटी घर पे है, आज हमारी स्कूल नहीं गई आज मेरी बेटी। ये देखिए आप। तो ये आप मतलब आप उस लालच में आए कि 1.5 लाख 1.5 रुपया लाख कमा रुपए महीने सकते कमाएंगे। हैं। और ये तो हमारी हुआ क्या, तो क्यों नहीं कमा रहे? पहले तो लोग कमाया होगा, इसलिए- आपने किसी से पूछा होगा ना कि पर्ची या पैम्पलेट देख के आप लोन ले लेंगे। हाँ हाँ, कि ओला और उबर वाले ने हमसे बोला कि आप इतना कमाएंगे। उन्होंने हमको ये कागज दिया और हमको मैसेज भी देती है। आज ही मोबाइल में मैसेज आ रहा है कि आप गाड़ी ओला में अटैच करिए और मैं आपको 1 से 1.5 लाख रुपए महीने कमाने की गारंटी दे रहा हूँ। ये देखिए, इसमें आज गारंटी भी लिखा मैसेज हुआ आता है है। आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए सर, गारंटी लिखा हुआ ये है? गारंटी लिखा हुआ कहाँ है, लिखा ये हुआ है? गारंटी रोजाना नियमित गारंटी लिखा मिनिमम हुआ है। गारंटी कितना है? 4,500 रुपये। हाँ, 7 ट्रिप पे 4,500 रुपए। एक सेकंड, 4,500 ट्रिप पे एक गारंटी 7,000 लिखा हुआ कमा है। लेते हैं आप लोग? सर 4,500 नहीं सर, नहीं कमा पा रहे सर। 132 रुपए मैंने गाड़ी चलाई उस दिन, 9 बुकिंग किया तो हमको 132 रुपए मेरी कमाई हुई। 9 बुकिंग करके मैं आप 100 132 रुपये कमाए। 132 रुपए कमाई है। आप क्या करते थे आप? सर मैं जो अपनी क्या नाम है एक कंपनी चला रहा था, एडवर्टाइजिंग कंपनी थी। अच्छा। उसमें मेरी पार्टनरशिप में कंपनी थी, तो उसका शेयर काट कूट के मेरे को 40-45 हज़ार रुपये महीना पड़ता था। तो फिर यहाँ से मेरे को बाई चांस मेरे पास कमर्शियल लाइसेंस था, तो मेरे पास पता नहीं कहाँ से ओला उबर के पास मेरा रेफरेंस पता चला कि ये बंदे के पास में कमर्शियल लाइसेंस मैंने है। आपका मुद्दा जरूरी है कि सेल्फी जरूरी है? तो सर वो मेरे पास मेरा इनको पता नहीं कंपनी को पता चला कि इसके पास कमर्शियल लाइसेंस है बंदे के, हाँ। और मैं मेरिट से बिलोंग करता हूँ। हाँ। तो वहाँ पे मैसेज आया कि आप 1.5 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमाएंगे और आप हमारे पार्टनर तो बनिए। आपने क्या किया? मैं सर क्या नाम है इनको उस पर मैंने मालूम करा कि क्या है, तो नीचे लिखा था ओला। मैं गया ओला वालों के कहाँ पे ऑफिस, भाई मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, 45,000 रुपये कमा रहा हूँ। मैंने कहा 1.5 लाख रुपये मिलेंगे, इससे बड़े कोई बात ही नहीं है। मैं इनके ऑफिस में गया, उन्होंने कहा कि आप हमारे ऑफिस में आ जाओ। मैं यहाँ गुड़गांव में गया इनके ऑफिस में। गुड़गांव में जाने के बाद इन्होंने मेरे से बोला कि वो हम आपको 1.5 लाख रुपए कमाएंगे, गाड़ी भी हम आपको दिलवा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आप लाइसेंस दिखाओ। मैंने लाइसेंस दे दिया अपना, ये रहा मेरिट का। मेरा गाड़ी उन्होंने दी अपनी तरफ से? उन्होंने नहीं दी, उन्होंने बोला कि हम आपको एक लेटर, कंफर्ट लेटर बोलते हैं उसे, हाँ। वो उन्होंने बनाया मेरा नाम लिख के। और वो मारुति का एक बंदा वहीं, इन्होंने मारुति वालों को बुलवा रखा था, कैंप लगा रखा था। मारुति वालों को बुलवा के बोले कि ये बंदा है, इसको आप गाड़ी दे दो और इसकी फॉर्मेलिटी तो करवा शुरू दो। में आपने कितना कमाया? मैंने सर 1.25 लाख रुपए तो उसमें डाउन पेमेंट में उन्होंने मेरे से जमा करवाया। कमाया कितना? और सर इसमें से जो महीने के जो बचत पड़ रही है गाड़ी किस का 15,000 रुपए, 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं आता है। मेरी स्टेटमेंट मेरे पास पड़ी हुई है। मैं आपको पहले आप 40,000 कमाते थे, अब गाड़ी चला के 15,000 कमा 15 से 20,000 के बीच जबकि में आपको लगा कि आपको झांसा दिया गया 1.5 लाख हाँ, कमाने 1.5 का। लाख रुपए मैं सर उसमें लालच में आके आपने भी उनको- किसी को रेफरेंस में गाड़ी मैंने खरीदवाया? रेफरेंस में गाड़ी खरीदवाया। तो उसने उसको उसके उसका भी कितना मिला आपको? उसको उन्होंने मेरे को क्या नाम है पैसे नहीं दिए, उसमें मेरे अकाउंट में डाल दिए। आज तक कोई पता ही नहीं चला कौन से अकाउंट में डाल दिए, पहले कहाँ पे कितना है। कितना देने की बात थी? किसके 5,000 रुपए देने की बात थी। 5,000 रुपए देने की। हाँ। और वो रेफरेंस बना। जिस बंदे की गाड़ी डलवा दी वो भी मेरे को गाली दे रहा है। नहीं, क्योंकि यहाँ कंपनी वाले नहीं हैं, उनका पक्ष नहीं है ना, तो हम तो नहीं जानते हैं। वैसे उबेर वाले ने ये एक अपना मेल दिया है कि जो लोग एक तरह से आप लोग हिंसा वायलेंस कर रहे हैं, तो कोर्ट ने भी कहा है कि हिंसा वायलेंस नहीं हम करना। कोई हिंसा वायलेंस नहीं, हम तो यहाँ पे ओला सबको मैसेज कर रही है हाँ, कि दिल्ली आप देखोगे मेरे मोबाइल पे यहाँ सबको मैंने फॉरवर्ड भी करा ये मैसेज है कि कैब की कि भारी डिमांड है, मौके का फायदा उठाएं, बुकिंग लालच करें दे ज्यादा दे से के वो ज्यादा, हमें कार बताते हैं। डिवाइस सिम का नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी। होगी। जबकि हमारे को तो ऐसा नहीं बताता। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिवाइस के 6,000 रुपए, सिम खोने या टूटने पर 500 रुपए, डिवाइस डैमेज के 2,200 रुपए आप ही को भुगतान देना होगा। तो ये सब आपको पहले पता नहीं था? नहीं सर, हैं? किसी को पता ही तो नहीं। ये सब आप अपनी आप पहले कितना कमाते थे? सर देखो, मैं भी कस्टम जो जॉब करता था एक्सपोर्ट हाउस में, हाँ। वहाँ मेरी सैलरी थी 19,000 रुपए। तो मुझे 1.5 लाख के लालच में अभी गाड़ी मैंने ले आए। पहले कैब करी, किसी ड्राइवर भाई ने मुझे बताया कि हम 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं।
मैंने कहा चलो यार हम भी गाड़ी डाल के देखते हैं। हमने भी गाड़ी ली कि पता नहीं घर के जेवर वेवर बेच के किसी तरीके से 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करके कंपनी के पास भी गए। कंपनी ने हमें भी ऑफर लेटर दिया 1,35,000 रुपए कमाने का हर पर महीने। शुरुआत में हमें 50,000 रुपए तक का काम जरूर दिया, लेकिन आज की स्थिति यही है जैसे इन भाई की बेटी घर पे बैठे, हमारे भी बेटी घर पे एक बैठी है। सेकंड, अभी गाड़ी चला रहे हैं इसमें, पहले कितना कमा रहे थे? तो वो तो कहेगा कि आप मेहनत नहीं करते हैं, कंपनी कहेगी आप चाहें तो मेहनत करके कमा सकते हैं। देख लो ना, वो टाइमिंग आती है हमारी इसमें ऑनलाइन है, उसमें आपको हर एक के डिवाइस पे टाइम दीजिएगा। ये बंदा इतने घंटे 18 घंटे मेरी ऑनलाइन है, मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं डिवाइस पे अपनी। कमाई कितनी है बताओ ना? 15 से 20,000 रुपए कमाई है सर, वही 15 से 16,000 रुपए किस्तें हमारी। सुबह लॉग इन 4 बजे करते हैं सर, और लॉग आउट होते हैं करीब वही 3 बजे 4 बजे ही। दोपहर को, हाँ? 24 घंटा सर, 24 घंटे चलाते हैं। मतलब ये है कि हमारा ये वाला पैर, ये वाला जो है ना सर, ये काम करना बंद कर देता है पीछे बेकार हो के लोग बैठे ये सर, ये घुटना अच्छा, काम एक जवाब तो हम देती सुन है रहे हैं सर कि हमारा। कंपनी का बयान है कि भाई अगर आपको कंपनी से शिकायत है तो आप अपनी गाड़ी लेके जाइए कहीं अपना चलाइए। तो कंपनी सर पहले तो आपने एक बात बताया, पहले तो डाला कि आपको कल चलेगा फोन पहले सर हम ऑटो चलाते थे। हाँ आइए। अब सर उन्होंने जब ये न्यूज आया FM पे कि आप लाख से 1.5 लाख रुपए महीना कमाए, अच्छा सर हमने लाइसेंस तो था ही हमारे को, हमने सर बैच भी बनवाया। फिर हम जाके एक्सेंट गाड़ी खरीदे सर, हुंडई एक्सेंट DL1RT 9477 सर। नवंबर 15 में सर मैंने गाड़ी इसका लाया। कितना EMI बनता है? EMI सर 15,672 रुपए मेरी गाड़ी की शुरू में EMI। तो कुछ कमाए होंगे ना ज्यादा आप? नहीं ज्यादा क्या सर, बच्चे तब भी पालने- शुरू में क्या हाँ, कमा ठीक रहे था, थे? ठीक था। क्या कमाते थे? ठीक है, ठीक क्या मतलब, शुरू में सर किस्त काट के 20-30 हजार रुपए तो बच ही जाता सर। बच जाता है। खर्च कर अब बढ़िया क्या चल- हुआ जो 20-30 हजार रुपए अब आपने सर कमाए? उन्होंने ऐसा पहले 10 ड्यूटी 5,000 था, अब 10 ड्यूटी पे 2,000 देते हैं। इंसेंटिव खत्म कर दिया। 10 ड्यूटी पे सर 2,000। अब बताइए सर 2,000 में हमारी प्राइम में गाड़ी आती है, इनका 3 रेंज है, प्राइम, मिनी, माइक्रो। हमारी सर प्राइम में गाड़ी आती है। अब इस समय सर प्राइम में अगर हम वैसे भी नॉर्मली सवारी उठाते हैं तो 150 से 200 रुपए बनता है, 150 से 200 रुपए बनता है। राइट, ठीक है। इस समय सर क्या हो रहा है कि जो 2,000 का टारगेट है, 10 ड्यूटी 2,000 दे रहे हैं तो इंसेंटिव उनको देना नहीं है, उल्टा 20% सर हमसे लेना है उनको। अगर गलती से सर, गलती से सवारी ने ये बटन दबा दिया कि नहीं, ड्राइवर ने मना करा है, जबकि हम मना में 500 रुपये सर पेनल्टी और कट जा रही हमारी। ये पहले नहीं था रूल, ये आज ये 2-3 महीने में रूल निकाला उन्होंने कि अगर सवारी ने नहीं जाना है उसको, गलती से उन्हें बुक कर दिया, बाद में वो कैंसिल भी कर रहा पर है। वो तो कह रहे हैं कि बाकी शहर में तो गाड़ियां उनकी चली रही है, ओला उबर की गाड़ियां तो चल रही है, वो हम भी देख रहे हैं, है ना? यहाँ भी रही है सर, हैं? चल तो यहाँ भी रही है सर, यहाँ भी चल रही चल है। यहाँ भी रही है, लेकिन क्या करें। परेशान वो लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, पहले हम भी लोग चला ही रहे थे, हाँ हम लोग भी परेशान होने के बाद भी चला रहे थे, मगर अब इतना कम कर दिया है कि गुजारा नहीं हो रहा घर का, तो इसलिए हम लोगों ने बंद किया। जब आपसे मुलाकात हुई थी बनारस में, हाँ। तब ठीक चल रहा था। अब क्या हुआ कि मैं अब 17 घंटे गाड़ी चलाई। आप देखिए सर, 9:25 में मैंने गाड़ी लॉगिन किया, और रात को 11:35 में लास्ट बुकिंग किया है, और 16 बुकिंग मैंने किया तो इसमें फ्रॉड बुकिंग दिखा दी, इन्होंने झंडे बने हुए हैं, ये दिखा दी फर्जी, जबकि भाई ओरिजिनल बुकिंग है। अगर ये ओला कंपनी, आप इस पे आप कंप्लेन बुक कर सकते हैं। अगर ये ओला कंपनी ये आपकी ओरिजिनल बुकिंग है, Original, कंपनी ने कहा कि ये फ्रॉड बुकिंग फ्रॉड है। बुकिंग है। एक सेकंड, अगर ये साबित कर दे ओला कंपनी, सर मैं ये हड़ताल समाप्त करवा दूंगा। मैं कह रहा हूँ सर, मनोज कुमार गुप्ता आपसे बोल रहा है, वादा कर रहा हूँ सर कि मैं हड़ताल ये समाप्त कर दूंगा अगर ओला कंपनी ये साबित कर दे ये फ्रॉड बुकिंग है। इस पे इसे वो पे तो कंपनी कागज का लेके मैनेजर आया। लोग आता नहीं है, वो तो हाँ, बाद में कहेगा कि ये- रिपोर्टर ने सारा गलत बताया। हाँ हाँ बिल्कुल सर। वो तो मुझ पे इल्जाम भी लगेगा कि मैंने कंपनी के खिलाफ बहुत सारे गलत बातें बताई और उसका पक्ष मेरे पास नहीं सारे रखा। सबूत है सर, सारे सबूत है। तो कंपनी ये भी क्या मैं क्या साफ किया। कह दे रहा हूँ कि अभी मैं सिर्फ आप लोगों का पक्ष रख रहा हूँ, ठीक? कंपनी का पक्ष होगा, अगर वो आ जाएंगे तो उनका भी रख लेंगे, आज नहीं कल रख लेंगे। सोचने बात कि हर 1 घंटे में प्लान चेंज करती है सर। ये टेंशन, शांत हो जाओ। बात कहिए, नारा मत लगाइए। बात अभी नारा हम चले जाएंगे तो लगाइएगा। शुरू में अगर हम एक आप भी गाड़ी चला रहे थे इसमें, आप इससे पहले क्या करते? ओनर हूँ। अच्छा, ओनर है, मतलब क्या, कितनी गाड़ियाँ? एक ही गाड़ी है मेरे पास। एक ही गाड़ी है, तो आपने गाड़ी खरीदी और किसी ड्राइवर को दे दिया। जी, हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम है सर जतिन कालरा। यहीं दिल्ली में रहते थे आप? जी। ठीक है, अब अपना संक्षेप में जल्दी बताइएगा। मैं बताता हूँ सर, शुरू में क्या होता था, ये एक सवारी को उठाने का ना, जिसके बाद जिसने ड्यूटी डाली है उसको उठाने के भी इंसेंटिव देते थे, 250 रुपये मिलेगा आपको। धीरे धीरे वो 200 हुआ, फिर 150 हुआ, 100 हुआ, Right. अब बंद हो गया। ठीक है। अब मतलब किसी सवारी को उठाने का कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है, फिर क्या होता था, इनका एक टारगेट होता था, अगर आपने 3,000 का काम किया है तो आपको 9,000 रुपये मिलेंगे। हाँ। आज क्या कह रहे हैं, ये ऑपरेटर बेस इन्होंने स्कीम कर रखी है। अगर 500 रुपये का बिल आता है ना, तो ऑपरेटर बिल में आता है आपके 300 रुपये लगभग। तो ये कह रहे हैं अगर आप 3,500 रुपये का ऑपरेटर बेस बनाओगे ना, बिल बनाओगे, तो आपको मिलेंगे 7,500 रुपये।
यानी कि 7500 में से 20% ये कमीशन काट देखिए अभी लेंगे। टीवी पे ना सब लोग इतना हिसाब नहीं समझ पाए, मोटा मोटी बात बताइए ताकि टीवी के दर्शक नहीं समझ मतलब सर पाए। आजकल इंसेंटिव तो कुछ रहा ही नहीं है, नहीं रहा, कुछ भी नहीं उससे रहा, क्या जीरो। लॉस हो गया, महीने में क्या लॉस हुआ? उससे सर ना तो हमारी EMI जा पा रही है, हाँ, ना हमारा क्या कहते हैं गाड़ी का खर्चा, मेंटेनेंस जो होती है ना वो भी नहीं तो कर गाड़ी पाएंगे। सीज हो जाएगी, कंपनी वाले बिल्कुल कर सर, सकते हैं। लोन चल रहा है, किस्तें बाउंस हो रही हैं सर। अगर आप अकाउंट स्टेटमेंट किसी भी ड्राइवर भाई को उठा के देख लो, इनकी एक ना एक जरूर किस्त बाउंस हुई है, 2-2 3-3 टूट चुकी सबकी बाउंस बिल्कुल सर, कर्जा तो वो हमारे तो सिर पे आपके चल रहा है। किस्त जो काम पहले 10 घंटे में होता था, आज की डेट में 24 घंटे करके भी नहीं हो रहा है। 24 घंटा गाड़ी 24 चला घंटे के के भी भी जो 10 आप घंटे हम कमाते थे। एक तो आपको 24 घंटा गाड़ी आपको नहीं चलाना चाहिए, मैं दुर्घटना हो नहीं, सकती जैसे है। 2-2 ड्राइवर रख के गाड़ी चलवा रहे हैं, हाँ। तो भी वो इनकम नहीं आ पा रही है जो पहले 10 तो भी घंटे नहीं में आ आती रही। थी। लोग समझदार हैं, इस तरह के पोल पे, खंभों पे, रेलवे स्टेशन पे बहुत लिखा रहता है कि करोड़पति बने, लखपति बने। इसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? वो तो एक साजिश थी, पहले बोला इन्होंने हमको सबको प्रॉमिस किया, अब इन्होंने अपनी गाड़ियां निकाल रखी हैं। ओला ने अपनी गाड़ी खरीदी, उबर ने अपनी गाड़ी खरीदी, हम यहाँ पे खड़े हैं, ड्राइवर मतलब कोई कस्टमर है वहाँ से बुक कर रहा है, यहाँ से गाड़ी बुक नहीं होगी, बुक वो 3 किलोमीटर दूर से आएगी गाड़ी ओला वालों की। सबसे पहले ड्यूटी उनको मिल रही है, हमको ड्यूटी नहीं मिल रही, हमारे पास काम ही नहीं है सर। 4-4 घंटे खाली रोड पे धूप में, बताना गर्मियों में कैसे गाड़ी चलाएगा। ड्राइवरों को 4 लाख की गाड़ी और ड्राइवरों को 10-10 लाख की पड़ रही है किस्त दे करके, जो ओला उबर से गाड़ी ले रहे हैं। तो पहले काम उनको देंगे, क्योंकि 500-600 रुपये तो किस्त के अलग से ले रहा है उनसे, प्लस कमीशन ले रहा है। खराब है जो उनसे गाड़ी लेके चला रहे हैं। कितने ड्राइवर लोग हैं आप लोग यहाँ पर? संख्या में कितने लोग हैं? आप लोगों ने अपना यूनियन बनाया जब आप ये लोग समझ, तो कंपनी वालों से तो बातचीत होती होगी ना भाई। आज हम लोग ड्राइवर को हड़ताल करते हुए आज कितना 13 के 14 दिन हो गए ना, 14 दिन हो गए। 14 दिन में आज हम लोग की स्थिति इस तरीके से हो गई है कि हम लोग एक एक खाने से मोहताज हो चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है ना। कोई भी सुनवाई से मतलब किसको सुनना चाहिए? ओला कंपनी को सुनना चाहिए या उबर कंपनी को सुनना चाहिए। जब ये कंपनी नहीं सुनेगी तो हम लोगों को केजरीवाल सरकार सपोर्ट करना चाहिए, जो दिल्ली सरकार को सपोर्ट, दिल्ली सरकार को हमारे लिए सपोर्ट करना चाहिए। ठीक, तो दिल्ली सरकार ने क्या किया आप लोग? दिल्ली सरकार के कोई भी अधिकारी हमारे साथ आके बात नहीं की है कि भाई आप लोग धरने पे बैठे हो, क्या आपको तकलीफ है, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज तक हमारे पास कोई बंदा आया नहीं है। मैं तो अब ये बताओ, मैं खुद पर्सनली सत्येंद्र जैन जी के ऑफिस गया था, उनका कहना था आप कोर्ट में डालो, लेबर कोर्ट में। मैंने कहा कोर्ट में जो लाखों कहा है, सख्त टिप्पणी की है कि आप लोग वायलेंस करते हैं, नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं करते, कोई नहीं कर रहा है। शांतिपूर्वक हमारा धरना है। वो वायलेंस करने वाले वायलेंस करने वाले बंदे, हम ड्राइवर भाई जो खाने से मोहताज हो गए इस वक्त, हम वायलेंस नहीं कर रहे। ये काम कौन कर रहा है? हमारी भीड़ में उनके बंदे, उनके बाउंसर तोड़फोड़ कर रहे हैं ताकि हम लोग बदनाम हो। ये बात है। और आप लोगों के पास रिकॉर्ड है कि आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक गाड़ी चला रहे हैं। पहले आप 40,000 कमाते थे, अब आप 20,000 कमा रहे हैं। 20,000। ठीक, आपका कहना है कि गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, या तो आपके जैसे प्राइवेट ड्राइवर आ गए हैं या कंपनी ने अपने गाड़ियों की संख्या बढ़ा ली, अपनी गाड़ियों की संख्या बढ़ा, जिससे कमाई कम हो गई, इंसेंटिव खत्म हो गया। इंसेंटिव जरूर कम हुआ है, लेकिन इनका कमीशन कम नहीं हुआ। ये 20% 25% कमीशन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। 25% हो गया कमीशन मतलब हर सवारी में, जैसे हमको 400 रुपए का बिल बना है एक सवारी से, उनमें से ना 20% तो इनको देना पड़ेगा। 25%। जब भी मैं इन गाड़ियों की सुविधा लेता हूं तो अक्सर आदतन ड्राइवर भाई लोगों से बात करता रहता हूं, तो तरह तरह की कहानियां आ रही थी। मेरे ही जानने वाले सामने एक बंदे ने अपनी चलती फिरती दुकान बेची, उसे लगा कि 1.5 लाख रुपए मिलेंगे वो इन गाड़ियों को चलाकर और कमाने के लिए ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए, लेकिन हुआ नहीं। तो ऐसे कई छोटे छोटे अनुभवों से हम गुज़रते हुए समझ पा रहे थे कि एक संकट है यहाँ पर। ये बात बहुत स्पष्ट है कि कंपनी का कोई पक्ष नहीं है, लेकिन ये सीमा नहीं होनी चाहिए हमारी रिपोर्टिंग की। आम तौर पर कंपनियां पीछे हट जाती हैं कि जब उनका पक्ष नहीं होगा तो आप कैसे रखेंगे, बाद में लीगल नोटिस आ जाता है कि आपने हमारा वो किया है। पर ये सारे लोग जिनको कमाई का वादा किया गया था, जिनकी कमाई नहीं हो रही थी, ऐसी क्या बात है कि 14 दिनों तक इन्हें हड़ताल पर बैठने की नौबत आती है, और क्या समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता? क्या इतने सारे लोग खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? ये तो अभी भी कह रहे हैं कि वापस उसी कंपनी में जाकर गाड़ी चलाना चाहते हैं, लेकिन अपनी कमाई बेहतर करना चाहते हैं। अभी अपनी किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। तो इतने सारे लोगों ने जो अलग अलग धंधों से छोड़ कर आए हैं, बल्कि किसी समाजशास्त्री को इस बात का अध्ययन करना चाहिए
कि ओला उबर की गाड़ियों में किस किस पेशे से लोग किन किन उम्मीदों के सहारे आए और अब उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ये हमारे समय का, हमारी दिल्ली शहर का एक सबसे बड़ा सामाजिक दस्तावेज़ है जो सफ़ेद गाड़ियों में दिन रात हमारी नज़रों से गुजर रहा है और हम भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखना चाहिए। वैसे भी आजकल की समाज ऐसा हो गया है कि एक की तकलीफ़ से दूसरे की सहानुभूति नहीं होती है। हर कोई अकेला महसूस कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है। ये जंतर मंतर पर आ गए हैं तो यहाँ बड़ा ख़तरनाक मामला है। भारत के तमाम तरह के त्रस्त लोग अब हमें खींचने लगे हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो बड़ा मुश्किल है कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे। तो बहुत मुश्किल है। वहाँ कौन लोग हैं जो बुला रहे हैं? अच्छा, वही लोग हैं। अच्छा, ये क्या है भाई? अच्छा, मेरा इंतज़ार था। अभी ऐसा है कि एक ब्रेक लेते हैं। जी जी सर। ब्रेक के बाद फिर आते हैं।